आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न देखेंगे। अभी जो पीटीटी का पेपर हुआ था 4 वर्षीय बीए बीएड के लिए, उनके ये प्रश्न हैं। और ये जो येलो कलर में आपके उत्तर लगा रखे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उत्तर हैं। ये जिन्होंने पेपर दिया है वो इसके माध्यम से अपना स्कोर देख सकते हैं, कितना स्कोर रहा है सामान्य ज्ञान में। बाकी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके इनमें से कोई प्रश्न आ भी जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न मैंने देखे हैं 50 सारे, कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं और कक्षा 11 और 12 की जो इतिहास की किताबें हैं, लगभग उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। 50 में से 25-30 प्रश्न उनमें से हैं, तो काफ़ी मात्रा में है। जिन्होंने कक्षा 6 से 12 तक अच्छे से पढ़ाई की है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजराज प्रथम। दूसरा प्रश्न है, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये कक्षा 10 की जो इतिहास की पुस्तक है आपके, उसमें बिल्कुल आ रखा है, देख लीजिएगा आप। और तीसरा प्रश्न है, आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है? आलमगीरनामा एक पुस्तक है, ये किस मुगल शासक बादशाह का इतिहास है? तो इसमें औरंगजेब का शासन के बारे में आपके वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। कांग्रेस की निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये ऑप्शन बी होगा इसमें, लाहौर अधिवेशन 1929। और ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे देखते हैं हम 105वां प्रश्न, और वैसे अपने 5वां प्रश्न है ये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। यदि हम बात करें इतिहास कक्षा 12 आरबीसी पुराने वाली पुस्तक की, तो उसमें से प्रश्न है 106 नंबर देखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंबा थी? तो चंबा की राजधानी थी अंग। यह भी आपको कक्षा 10 की जो इतिहास की पुस्तक है उसमें पहले या दूसरे पेज पर आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है पहले पेज पर आपके ये आ रखा है। 107वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? तो इसमें होगा सी, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित थे। बाकी मेसोडोनियन आक्रमण ये नहीं होगा, इसमें ये मौर्य काल से संबंधित है। बाकी वैनसांग और बाणभट्ट ये नहीं होंगे। 108वां देखते हैं अब। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ यह पूछा है कि स्रोत को हम किस नाम से जानते हैं। स्रोत को हम जानते हैं सूक्त के नाम से। अगला प्रश्न है 109 नंबर। सतलुज यानी कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है। यह आपके ज्योग्राफी का प्रश्न होगा, 9 और कक्षा 10 के ज्योग्राफी से ही है। तो सतलज और जो काली नदियां हैं उसका जो मध्य का हिमालय है उसे कुमाऊं के नाम से हम जानते हैं, कुमायूं गढ़वाल। 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है? लद्दाख अभी कहने का एनसीईआरटी की बुक में एक जगह पढ़ा था मैंने, आ रखा है। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, सही है ये भी। लद्दाख में औसत बारिश प्रति वर्ष 10 सेमी है, ये भी सही है। और ये लद्दाख की साक्षरता दर केवल 7.16% है, ये बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेंगे। जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या था जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, यानी कि टिस्को जहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर का पूर्व नाम था सागची, और ये भी एनसीईआरटी की बुक्स में आ रखा है। तो सारा का सारे जो किसी ने एनसीईआरटी बेसिस बनाए इन्होंने। 112वां प्रश्न देखेंगे। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है? तो ओमकारेश्वर परियोजना आपके जुड़ी हुई नर्मदा नदी से। 113वां प्रश्न क्या है देखिएगा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी हमारे राजस्थान में है, झुंझुनू जिले में, और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और इसका भी बहुत बार आता है परीक्षाओं में।
114वां प्रश्न है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ये पूछा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्षेत्र का आकार क्या है? विशाल आकार है। क्षेत्र का विशाल आकार है, इसीलिए हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। 115 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? पीट मृदा। तो ये होगा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आपके लिए जिम्मेदार है। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपके कच्छ की खाड़ी को। 118वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थित है? तो इन्होंने कहा शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थित है, तो इसका उत्तर होगा आपके हिमाचल प्रदेश। 119वां प्रश्न, हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? जब जैव ईंधन में आप अल्कोहल को शामिल करते हैं तो किन दो रूपों में शामिल करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेथेनॉल और एथेनॉल। 121वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है तो बताना है आपको। तो फ्लोराइड ही होगा, और राजस्थान में अपने नागौर में बहुत ज़्यादा है ये। 121वां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब किसने लिखी है? तालाब अभी भी प्रासंगिक है, ये पुस्तक लिखने वाले कौन हैं? तो ये है अनुपम मिश्रा, और ये भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आ रखा है ऐसा मुझे लगता है। आज भी खड़े हैं तालाब, ये अनुपम मिश्रा का है। हाँ, मुझे याद आया, ये आपके संस्कृत की बुक में से एनसीईआरटी में, हो सकता है एसएसटी में भी कहीं आ रखी हो। आज भी खड़े हैं तालाब, अनुपम मिश्रा की ये आपकी किताब है, और करंट की भी हो सकती है थोड़ी बहुत शायद। 122वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वाटरमैन है आपके राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। 123वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्मी को रोकता है, इसीलिए हम इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। 124वां प्रश्न देखेंगे, यूएनएफसीसी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 125वां प्रश्न ये आपके सामने, सुश्री बचेंद्री, बचेंद्री नहीं होगा, बचेंद्री होगा, हिंदी में थोड़ा लिखने में गलत है इसके, बचेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? तो यह होगा साहस की भावना के लिए, और ये प्रथम पर्वतारोही है, अपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला है, याद रखिएगा। 126वां है, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अली अकबर खान सरोद के लिए प्रसिद्ध है आपके। अब देखते हैं 127वां प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थी अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पहुंचने की रही है? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 129, कौन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो अभी चल रही है उसका जनक किसे कहते हैं? तो ये है नरेंद्र एस कपानी, याद रखिएगा। 130वां प्रश्न, सेवा स्वनियोजित महिला संघ की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये सेवा जो है ये इलाबेन भट्ट की है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 131वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डेले ऑर्डे आर्ट्स एट डेस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया अरुणा सायराम को। 132वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहले भारतीय व्यक्ति का बताना नाम। तो इसका उत्तर होगा आपके वीवी दोषी। कौन है? वीवी दोषी। उसके बाद आता है 133वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013। और 2013 में 6 जिलों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। 136वां है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखुन अम्बा, ये बुक है कि लेखक कौन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2022 में कमल डंगा को अपनी जो पुस्तक थी राजस्थानी पुस्तक आलेख अम्बा के लिए। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कमल डंगा। 135वां प्रश्न देखेंगे, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की छतरी आपके है बूंदी में। 136वां, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में कहाँ हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में 1919 में। जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को कहा जाता है। तो ऊपरी जलाशय झील के भूमिगत रिसाव जल को जो हम एकत्रित करते हैं जोधपुर में, तो ऐसी बावड़ियों को वहाँ पर झालरा नाम से संबोधित किया जाता है। 138वां बहुत ही सरल सा प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखते हैं 139वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो इन्होंने कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो इसमें आपके बिल्कुल कालबेलिया है और ये बिल्कुल सही है। 140वां देखेंगे, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया गया था राणा प्रताप सागर बांध को, और आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी पर है। तो स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी थी ये पूछा है, तो 172 मेगावाट इसकी क्षमता थी स्वीकृत और स्थापित। 140वां प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की राजस्थान में 25 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कुल यदि पूछ ले जाए तो 25 और 10 आपकी सारी 35 हो जाती है, यह आप ध्यान रखिएगा। 142वां प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। आप सभी जानते हैं कि गौरव का द्वीप जयपुर को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था, डॉक्टर सीवी रमन ने। ऑप्शन सी राइट होगा, जयपुर। 143, किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स यानी कि EOMI इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया है। तो यह है आपके पुणे, सबसे ज़्यादा स्कोर पुणे ने किया है। 144, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया है। भारत की पहली जल मेट्रो है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए, और ये उद्घाटन किया था कोच्चि में। 145, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। आगे देखते हैं 146वां प्रश्न, किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जिससे बेहतर देशों का समर्थन प्राप्त था। तो भारत ने प्रस्ताव रखा था, उसी प्रस्ताव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा बाजरा वर्ष कब है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023। और आगे आने वाले पेपर में जरूर ये प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन से वर्ष में मनाया गया या कौन से वर्ष में मनाया जाना है। तो 2023 से इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 3 प्रश्न और बचे हैं इसमें अपने। 148वां बजट का 147वां प्रश्न देखते हैं पहले, दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप पेविलियन का उद्घाटन किया गया। तो इसमें भारत उत्तर होगा। 148 बजट से संबंधित प्रश्न है, बाकी बजट का कोई प्रश्न आया नहीं आपने देखा। तो एक थीम थी बजट की इस बार, उसको पूरा करना है। राजस्थान बजट 2023 की थीम को पूर्ण करें। लिखा हुआ है बचत, रिक्त स्थान, बढ़त। तो इसमें होगा राहत, और पूरी थीम बनती है बचत, राहत, बढ़त। और आपने यदि गौर से देखा हो तो ये अपने जो राजस्थान की रोडवेज बसें होती हैं इन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कहीं बैनर लगे हुए देख लेना, वहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा बचत, राहत, बढ़त। राजस्थान बजट 2023 की थीम थी। 149वां निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल में वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये है आपके द एलिफेंट विस्पर्स। इन्होंने वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। 150 लास्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान का आपके लिए, किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। तो इसी के साथ सामान्य ज्ञान के ये जो पेपर के 50% है ये पूर्ण होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से सुने होंगे, समझे होंगे, और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।